सप्तगिरी एक छोटा शहर था। छवि के मन में विचार आ रहा था, यहाँ रहना कितना अच्छा लगेगा। ऐसा छोटा सा घर हो, वह अपने बगीचे में बस फूल ही फूल उगाएगी। तो सास उसे ध्यान से देख रहा था। बोला, लगता है ये मकान तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। वह बोली, हाँ बहुत सुंदर हैं। घर के बाहर इतने फूल लगे हों तो कितनी अच्छी फीलिंग आती होगी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम यहाँ ऐसे मकान में रहना पसंद करोगी? वह खोई खोई सी बोली, हाँ खुशी खुशी रह सकती हूँ। छोटा सा बगीचा लगाऊंगी। होटल पहुंचकर तुषार बोला, 5 बजे हैं। 3 घंटे कमरे में आराम कर लेते हैं। 8 बजे यहाँ रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं साथ में। कैंडल लाइट डिनर मेरी तरफ से है। छवि बोली, अरे नहीं, ऐसी फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है, बल्कि बाहर बाजार में पाव भाजी खाएंगे। वह बोला, तुम्हारे ठीक होने की खुशी में मेरी तरफ से ट्रीट है। छवि कमरे में जाकर लेट गई, लेकिन बार बार तुषार के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। उसका साथ कितना सहजता भरा होता है, समय का पता ही नहीं चलता। हंसते बोलते कितना आनंद आता है, पता नहीं उसको भी इतना मज़ा आता है कि नहीं। उससे लेटा नहीं जा रहा था। बार बार निगाहें घड़ी पर जा रही थीं। कब डिनर के लिए जाएगी? आखिर उसने निर्णय लिया, ठीक से तैयार होकर डिनर के लिए जाना चाहिए। और उसने सुबह तुषार द्वारा दिलाई गई साड़ी पहन हल्का सा मेकअप किया। वह स्वयं की छवि आईने में देख शर्मा गई। उसे पता था वह बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन तुषार की आंखें इस बात की गवाही दे दें तो बात है। छवि 8 बजे तुषार के समक्ष खड़ी थी और उसकी नज़र छवि पर से हट नहीं रही थी। तुषार की निगाहों ने तो उसके दिल की चुगली ही कर दी। जिब्या भी अपने आप को रोक नहीं पाई। वह बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। उसने धीरे से पूछा, कौन, मैं या साड़ी? वह बोला, तुम। साड़ी तुम पर बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। सुनकर छवि इठला गई। खाना खाते हुए भी उसके हाथ कांप रहे थे। तुषार भी खामोश था। सुबह जो सहजता थी दोनों के बीच, वह अब नदारद थी। दोनों इतने असहज हो रहे थे कि कुछ बोला ही नहीं गया। खाना खत्म कर दोनों खड़े हो गए। छवि को लगा खाना बहुत जल्दी खा लिया, अभी से कमरे में जाना पड़ेगा। लेकिन तुषार बोला, अभी तो 9 ही बजे हैं। अगर तुम्हारा मन हो तो बाहर बाजार तक का पैदल चक्कर लगा आते हैं। छवि मान गई। दोनों खामोशी से टहलते हुए बाजार गए। वहाँ की रौनक देख तुषार बोला, कितना अच्छा दृश्य है, इतनी चहल पहल। कभी कभी शहर आता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब। छवि ने पूछा, लेकिन रहना वहीं गांव में अच्छा लगता है? वह बोला, वहाँ शारीरिक कष्ट और खतरा अधिक है, जिससे निपटा जा सकता है। लेकिन मानसिक तनाव और संताप शहर की देन है, जिससे। और वह बात पूरी किए बिना ही खामोश हो गया। लौटते वक्त उसने एक गजरा खरीद कर छवि को दिया। छवि उसे हाथ में पकड़े ही चलती रही। सड़क पर भीड़ कम हो गई थी। एक पेड़ के नीचे कुछ अंधेरा था। वहाँ तुषार ने छवि के हाथ से गजरा लिया और उसके बालों में लगाने लगा। फिर पीछे से ही उसकी कमर में हाथ डाल उसके बालों के पास मुंह ले जाकर गजरे की सुगंध लेते हुए बोला, काश समय यहीं ठहर जाए। छवि के सारे शरीर में सिरन दौड़ गई। फिर धीरे से तुषार ने उसे पलटा और उसका चेहरा अपने हाथों में ले उसकी आंखों में कुछ पल देखता रहा। फिर थोड़ा सा झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। छवि का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। वह दुनिया जहाँ से बेखबर उससे एकदम निकट हो गई। तुषार ने पूरे उन्माद से उसे किस किया और बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के निकट खड़े रहे, गले लगकर। तुषार उसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा, फिर एक बार और उसको कसकर अपनी बाहों में कैद कर लिया। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए, आसपास के वातावरण से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। फिर एक गाड़ी का हॉर्न सुनकर दोनों जैसे होश में आए। छवि शर्माकर अलग हुई, लेकिन तुषार सकपकाते हुए एकदम अलग हो गया। फिर तेजी से चलता हुआ होटल की तरफ जाने लगा। छवि को उसकी इस प्रतिक्रिया का मतलब समझ नहीं आया। होटल में प्रवेश कर वह बिना मुड़े और उससे कुछ बोले बिना ही अपने कमरे की तरफ चला गया। छवि को तुषार का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। जितनी खुश थोड़ी देर पहले थी, उतनी ही दुखी अब थी। तुषार इस तरह क्यों व्यवहार कर रहा है? प्रेम करता है तो स्वीकार क्यों नहीं करता? शायद तुषार डरता हो उसके पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं रहने का, कमाने का जरिया नहीं, इसलिए हिचकिचाता हो शादी के नाम से। या पुराना कुछ ऐसा कड़वा अनुभव है जिससे निकल नहीं पा रहा हो।
चाह कर भी भुला नहीं पा रहा हो, या नए रिश्ते में विश्वास नहीं कर पा रहा हो, या उसे अनुभवहीन बेवकूफ़ समझता हो, अपने लायक नहीं। लेकिन एक बार बोले तो परेशानी क्या है? वह उसे इतना प्रेम करती है, उसके लिए कुछ भी कर लेगी। उसके साथ कहीं भी रह लेगी, कम से कम पैसे में। अपना अनुभव साझा करेगा तो वह उसके दुःख को समझेगी और वह भी बोलकर भुला पाएगा। तुषार ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा। अनुभव तो समय के साथ आएगा। अगर वह साथ देगा तो उसे भी जीवन की राहें समझ आने लगेंगी। बहुत देर तक उसके मन में ये सब बातें चलती रहीं। मन में विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं तुषार के दिल में उसके लिए प्रेम नहीं, केवल आकर्षण है, और इसलिए वह उसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। वह किस वह निकटता भी इसी का परिणाम थी। लेकिन संस्कार और उसकी सज्जनता बीच में आ गई। बहुत देर तक तुषार के बारे में सोचती रही। रात भर नींद नहीं आई। सिर में इतना दर्द होने लगा। आखिर सुबह होते ही छवि ने कमरे में ही चाय ब्रेड मंगवाई और खाकर दवा ली। फिर 1 घंटे के लिए सो गई। उठकर उसने निर्णय लिया, वही असमंजस की स्थिति अब और सहन नहीं कर सकती। उसे इससे निकलना होगा, इससे पहले कि उसका दिल इतना बिखर जाए कि समेटना मुश्किल हो जाए। वह अब तुषार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी और ना इस रिश्ते से कोई उम्मीद रखेगी। नहा धोकर वह नीचे होटल की लॉबी में गई और उसने सबसे पहले नकुल को फ़ोन मिलाया। वह जानना चाहती थी कि उसके पास नौकरी अभी है कि नहीं। नहीं है तो अपने जीवन के बारे में किसी और तरीके से सोचेगी। नकुल ने फ़ोन उठाते ही उसकी आवाज़ सुनते ही कहा, छवि तुम कहाँ हो इतने दिनों से? कोई खबर नहीं दी, ना अभी तक वापस आई हो क्या गया है तुम्हें? मुरारी लाल भी नहीं आया, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। छवि उसके चुप होने का इंतज़ार कर रही थी। नकुल जब थमा तो वह बोली, सर हम दोनों तुषार भटनागर को ढूंढने में असफल रहे। मेरा जंगल में एक्सीडेंट हो गया था, रिकवरी में इतना टाइम लग गया। गांव वालों ने देखभाल की, अब सप्तगिरी में डॉक्टर से चेकअप करवाया है। होटल शालीमार में रुकी हुई हूँ। सुनकर नकुल खामोश हो गया। फिर बोला, मेरी गलती है, तुम जैसी नाजुक लड़की को वहाँ भेजना नहीं चाहिए था। मुरारी लाल कहाँ था? वह बोली, मुरारी लाल शहर वापस नहीं आना चाहता, यहीं रहेगा। नकुल बोला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं वैसे भी ऑफिस से एक आदमी भेज रहा था तुम्हारी खोज खबर लेने। अभी निकलने ही वाला है। वह तुम्हें सालीवार होटल में मिलेगा। फिर आज शाम की या कल सुबह की प्लेन की टिकट मिलते ही तुम दोनों वापस आ जाना। छवि की जबान लड़खड़ा रही थी, फिर भी बोली, सर मेरी जॉब? वह बोला, जॉब की क्यों चिंता करती हैं? वह तो तुम्हारी है ही, तुम बस सही सलामत आ जाओ। मैं इस ट्रिप का भी कंपनसेशन दूंगा। छवि ने राहत की सांस ली और उसने फ़ोन रख दिया। उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गईं। चुपचाप जाकर अपनी पुरानी नौकरी कर लेगी। कुछ दिन में पीजी ढूंढकर वहीं रहने लगेगी। तुषार के बारे में बिल्कुल भूल जाएगी और आगे पढ़कर अपनी नौकरी बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। वह मुड़ी तो तुषार से टकरा गई। पता नहीं कितनी देर से खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, चेहरा तना हुआ था। भर्राई आवाज़ में बोला, तो वापस जाने का निर्णय ले लिया? वह आंखें चुराते हुए बोली, हाँ मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। छवि मुड़ी और रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गई। उसने अपने लिए नाश्ते का ऑर्डर दिया। आंख उठाकर देखा तो तुषार बाहर जाता नजर आया। उसका इस तरह नज़रअंदाज करके बाहर जाना छवि के सीने में चाकू जैसा लगा। उसने अच्छे से नाश्ता किया जिससे लंच की आवश्यकता ना रहे। दिल्ली जाने तक कमरे से बाहर नहीं निकलेगी और वह कमरे में जाकर लेट गई। ना चाहते हुए भी उसके आंसू थम नहीं रहे थे। आखिर वह तुषार को कैसे भुलाएगी? 4 बजे के आसपास उसके कमरे में रिसेप्शन से फ़ोन आया, मिस्टर सुमित उससे मिलना चाहते हैं। तो नकुल ने सुमित को भेजा है। सुमित जैसे शातिर चालाक बंदे को भेजने की क्या आवश्यकता थी? किसी भी छोटे ओहदे वाले बंदे को भेज सकता था। सुमित उससे सवाल करेगा और वह कितना झूठ बोल पाएगी। नीचे गई। सुमित लॉबी में उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही वह आश्चर्य से बोला, यह क्या हाल बना रखा है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुमने पहले फ़ोन कर देना चाहिए था। तुम्हें पहले बुला लेते। छवि बैठते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। वह समझ गई उसकी लाल सूजी आंखें और उड़ी हुई रंगत के कारण सुमित ऐसा कह रहा है। अचानक उसकी फिर रुलाई छूट गई। ये लोग पराए ही सही उसकी चिंता तो कर रहे हैं।
चिंता तो तुषार ने भी कम नहीं की, उसकी रात दिन सेवा की। यहाँ भी उसके साथ इसलिए आया था कि वह सही सलामत अपने घर पहुँच जाए। उसको रोता देख सुमित उसके पास खिसक आया और उसका सिर अपने कंधे पर रख सांत्वना देते हुए बोला, छवि सर को तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या क्या सहा है तुमने यहाँ। छवि ने आंसू पोंछे और उससे अलग होते हुए बोली, मैं फेल हो गई। और उसने नजरें उठाकर देखा, तुषार उसे घूर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। छवि उसे असमंजस से देख रही थी। अब क्यों रुका हुआ है और इतने गुस्से में क्यों है? सुमित बोला, यह कोई मिशन नहीं था, इसमें फेल होने वाली क्या बात है? नकुल सर ने गलत किया, उन्होंने तुम्हें तुषार भटनागर के बारे में कोई जानकारी दी नहीं और भेज दिया। उसे तुषार भटनागर के इरादों के बारे में जानने की बहुत बेचैनी हो रही है। जब तुम्हारा कोई संदेश नहीं मिला तो मुझे भेजा है तुम्हें ढूंढने और तुषार के बारे में कुछ जानकारी खोजने के लिए। तुम मिली क्या तुषार से? छवि नजरें नीचे किए हुए बोली, नहीं मैं नहीं मिल पाई। सुमित बोला, मुझे नकुल सर को फ़ोन करके बताना है तुम ठीक हो। वे मुसीबत में फंस गए हैं। तुम्हारे चाचा आए थे एक दिन, बहुत हंगामा किया उन्होंने। कह रहे थे कहाँ भेज दिया छवि को, कोई अता पता नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की धमकी दे रहे थे। नकुल सर सचमुच पसीना पसीना हो गए थे और तुम्हारे चाचा जाते जाते बोल गए थे कि छवि का जो पैसा निकलता हो उन्हें दे दे। सुमित रिसेप्शन पर फ़ोन करने चला गया। छवि को लगा सब अपने अपने स्वार्थ में अंधे हो रहे हैं। तभी तुषार उसके सामने आया और बोला, तो तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने में कोई देरी नहीं की। असहाय होने का नाटक कर रही थी, यहाँ आते ही बुला लेती तो मेरा इतना समय बर्बाद नहीं होता। सोचा होगा प्रेम में फंसाकर कुछ उगलबाल होगी। छवि हतप्रभ उसे देख रही थी। यह ऐसा सोच भी कैसे सकता है? तभी सुमित वहाँ आ गया और तुषार को देख आश्चर्य से बोला, अरे मिस्टर तुषार भटनागर, आप यहाँ हैं? मुझे आपसे बात करनी थी। तुषार ने पहले घृणा से छवि को देखा, फिर गुस्से में सुमित से बोला, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फिर छवि से बोला, तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, मौका परस्त। पता नहीं मुझे क्यों लगा तुम कुछ अलग होगी, लेकिन नहीं, तुम भी सेल्फिश और एक अच्छी एक्ट्रेस हो। और वह पैर पटकते हुए चला गया। सुमित कुछ पल उसे जाते हुए देखता रहा, फिर छवि की तरफ देखा। उसके आंसू बह रहे थे और वह मायूसी और चाहत से जाते हुए तुषार को देख रही थी। सुमित छवि के चेहरे पर उमड़ते घुमड़ते भावों को देख हैरानी से बोला, यह सब क्या है? तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुम तुषार से मिली नहीं हो। तुम मुझसे मिली भी और शायद चाहने लगी हो। वह गुस्से से सुमित से बोली, आपको इससे क्या? ऑफिस वाले सही कहते हैं, आपको सबके बीच टांग अड़ाने और उनकी परेशानियां बढ़ाने का बहुत शौक है। अगर किसी बंदे को अपनी ज़िंदगी प्राइवेट रखनी है और वह नहीं चाहता कोई उसके बारे में जाने या बात करे, तो ये उसका हक है। वह शांत स्वर में बोला, तो मेरे बारे में तुम ऐसा सोचती हो? मुझे मालूम नहीं था। ऑफिस वाले मुझे गलत समझते हैं। मेरी आदत है हर बात की जड़ों में जाने की। जब तक हर स्थिति को बारीकी से नहीं समझोगे तो उसका समाधान कैसे निकालोगे? तुम जैसी भोली भाली लड़की के साथ कुछ गलत हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूँगा। छवि को सुमित पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसकी छवि ही ऐसी थी। वह गुस्से से बोली, आप रहने दो, आपने पहले ही सब बिगाड़ दिया। आपको कैसे मालूम ये तुषार जी हैं? तुषार जी को तो लगेगा ना कि मैंने आपको बताया है। आप बस मुझे दिल्ली जाने की टिकट दे दीजिए और मुझसे बात मत करिए। और वह चली गई। कमरे में पहुंचकर छवि ने अपना सामान लगाना शुरू किया। वह बैग में अपने कपड़े रखती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह मानसिक और शारीरिक रूप से निचुड़ चुकी है। इतनी थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी उसके हाथ में वो लिफाफा आया जो नकुल ने चलते समय उसे दिया था और कहा था, अगर तुषार मिल जाए तो उसके दस्तखत ले आना उन कागजों पर। वह लिफाफा खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, तुषार अपनी मर्जी से एनटीए कंपनी में अपने शेयर्स नकुल के नाम कर रहा है और उसे उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। पढ़कर छवि को हैरानी हुई। तो तुषार एनटीए कंपनी में पार्टनर था, दिल्ली में रहता था। वह कुछ और सोच पाती कि तुषार ने कमरे में प्रवेश किया। उसके कंधे पर एक बैग था जिसमें गांव से आते हुए अपना सामान रख कर लाया था। इसका मतलब वह जा रहा था। छवि का दिल बैठा जा रहा था।
वह बोला, मैं जा रहा हूँ और आइंदा हम कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे संपर्क करने की कभी। छवि के हाथ में पकड़े लिफाफे को तुषार ने अपने हाथ में ले लिया और पढ़ने लगा। उसको पढ़कर उसका चेहरा तमतमा गया। वह दांत भींचते हुए बोला, तुम इतना नीचे गिर सकती हो मुझे पता नहीं था। तुम मेरे बारे में सब जानती थी, सारी तैयारी कर कर आई थी, मासूमियत का नाटक कर रही थी। छवि रोते हुए बोली, नहीं मैं कुछ नहीं जानती थी, यह लिफाफा भी मैंने अभी खोल कर पढ़ा है। तुषार कुछ कहता कि सुमित कमरे में आ गया। वह बोला, छवि सही कह रही है, इसे कुछ नहीं मालूम। नकुल ने इसका इस्तेमाल किया है आपके बारे में पता करने के लिए। तुषार बोला, तुम चुप रहो, अपनी प्रेमिका की पैरवी करना बंद करो। तुम दोनों मिले हुए हो। और वह गुस्से से कमरे से बाहर जाने लगा। तुषार छवि और सुमित को कमरे में छोड़ बाहर जाने लगा था, लेकिन सुमित ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, आप एक बार बस मेरी बात सुन लीजिए, फिर जैसा आप उचित समझें करें। छवि मेरी प्रेमिका नहीं, छोटी बहन की तरह है। यह बात सुन तुषार को चटक गया। छवि को लगा उसके गुस्से का सबसे बड़ा कारण सुमित से उसके संबंध को लेकर था। वह कहीं ईर्ष्या तो महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन जब प्रेम ही नहीं करता तो। सुमित के जरा से जोर देने पर तुषार कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गया। एक तरफ सुमित बैठ गया और सामने पलंग पर छवि। सुमित बोला, यहाँ आने से पहले मैंने आपके बारे में डिटेल में पता किया था। मुझे इस कंपनी में 4 साल ही हुए हैं और आपके साथ जो हुआ वह 5-6 साल पहले की बात है। नकुल वर्मा की सख्त हिदायत थी कि 5 साल पहले हुई घटना के बारे में कोई जिक्र ना हो, और इस बीच अधिकतर एम्प्लॉय कंपनी छोड़ चुके थे। मुझे पता करना था आखिर नकुल इतना बेचैन क्यों है, एक ऐसे बंदे को ट्रेस करने में जिसका कोई अता पता नहीं है। बहुत पूछताछ करने और पुराने कर्मचारियों से पता चला नकुल, तुषार और अमन ने अपना अपना पैसा लगाकर एनटीए नाम की कंपनी शुरू की थी। अमन नकुल का छोटा भाई और तुषार का दोस्त था। कंपनी अच्छी चल पड़ी, लेकिन फिर कंपनी में एक बड़ा घोटाला हुआ। दोस्त तुषार भटनागर पर लगा। 1 साल की सज़ा हुई और उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी। घोटाले की रकम उनके शेयर बेचकर पूरी की गई। तुषार एकदम से चीखा, यह सब बताने का क्या मकसद है? मैं ये सब जानता हूँ, तुम साबित क्या करना चाहते हो? सुमित सतर्कता से बोला, मैं जानता हूँ आप ये सब जानते होंगे, लेकिन आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ वह आप नहीं जानते। तुषार तिल मिलाकर बोला, मैं जानना भी नहीं चाहता। नकुल ने पेपर भेजे हैं, मेरे साइन चाहिए उसे। ठीक है, मुझे दे दो पेपर, मैं साइन कर देता हूँ। उसे शांति पड़ेगी और वह लोगों को मेरे पीछे भेजना बंद करेगा। मेरे पास अब कोई शेयर उस कंपनी के हैं ही नहीं। वह लिखित में चाहता है, मुझे उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, तो वह भी लिखवा ले। उसे सब कुछ चाहिए ना, ले ले। सुमित पेपर छीनते हुए बोला, साइन अभी मत कीजिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर जो करना हो कर लेना। अभी 2 महीने पहले अमन की कार का एक्सीडेंट हो गया। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया। जब डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया तो उसने पुलिस को बुलाया और अपना बयान दिया। उसने कबूल किया घोटाला उसने किया था और फंसाया तुषार भटनागर को। छवि और तुषार उसे आंखें फाड़ कर देख रहे थे। सुमित कुछ पल के लिए रुका, फिर आगे बोला, सुमित, अमन वर्मा की कोई औलाद नहीं है और पत्नी की एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। अमन को लगा उसके किए की सज़ा भगवान ने उसे दी है और उसे मरने से पहले प्रायश्चित करना चाहिए। उसने अपने सारे शेयर्स कंपनी में तुषार भटनागर के नाम कर दिए। इसलिए सर, आपसे कह रहा था कंपनी में अपने हक पर साइन मत कीजिए, सब नकुल वर्मा के नाम हो जाएगा। चाहता भी नकुल यही है, इसलिए आपके फ्यूचर प्लान जानने के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। पुलिस आपको आपका हक देने के लिए ढूंढ रही है, लेकिन नकुल पुलिस से पहले आपके पास पहुंचकर कंपनी अपने नाम करवाना चाहता है। तुषार गुस्से से बोला, नकुल की नीयत भी साफ नहीं थी, उसको लालच आ गया है। सुमित बोला, अब आप दिल्ली चलकर अपना हक वापस लीजिए और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कीजिए, लेकिन आपको बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर नकुल को इन पेपर पर साइन नहीं मिले और आपके वापस आने की मंशा का उसे ज्ञात हुआ तो वह आप पर हमला करवा सकता है। फिर छवि को देखते हुए बोला, और किसी को मनाने और माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत है आपको। फिर छवि से नाटकीय अंदाज में बोला,
आसानी से माफ़ नहीं करना, एक एक आंसू का हिसाब मांगना। और वह चला गया। तुषार कुछ पल अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता रहा, फिर बोला, छवि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, तुम्हें गलत समझा। छवि बिना कुछ बोले दूसरी तरफ मुंह करके बैठी रही। तुषार बोला, लगता है तुमने सुमित की बात सीरियसली ले ली। फिर अपनी उंगलियों से उसका मुंह अपनी ओर करते हुए कहा, छवि समझो ना, मुझे सुमित से जलन हो रही थी, इसलिए मैं गुस्से में कुछ भी बोल गया। छवि अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई। वह बोली, सुमित से जलन क्यों? वह बोला, तुम्हें उसके कंधे पर सिर रखकर रोते देखा तो मुझे लगा वह तुम्हें ले जाने आया है। मैं तुम्हारा दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। छवि ने धीरे से पूछा, क्यों? उसकी धड़कन तेज हो रही थी। तुषार उसके पास पलंग पर बैठते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वह बोली, आप झूठ बोल रहे हैं। कल आपने मुझे अपने आप से एकदम दूर कर दिया था और आज एक बार भी बोलने नहीं आए। वह उसकी आंखों में आंखें डाल बोला, आज परिस्थितियाँ अलग हैं। कल मेरे जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं था, न रहने का कोई ठिकाना था। मैं अपने साथ तुम्हें जोड़कर क्या सुख दे पाता, लेकिन अब तुम्हारे साथ जीने के सपने देख सकता हूँ। छवि बोली, आप जानते थे, आपके एक बार प्रेम स्वीकार करने के बाद मैं आपके साथ कहीं भी कैसे भी रह लेती। वह बोला, जानता था, लेकिन इस बात का फ़ायदा उठाना नहीं चाहता था। वह बोली, या शायद आप पहले धोखा खा चुके हैं, इसलिए विश्वास नहीं था मुझ पर। आपको लग रहा था अभी भावुकता में आपका प्रेम स्वीकार कर लेती, लेकिन बाद में गांव की कठिन जिंदगी से घबराकर आपको धोखा दे देती। तुषार ने नज़रें चुराते हुए कहा, हाँ, कामनी मेरी मंगेतर ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगते ही मंगनी तोड़ दी और फिर अमन से शादी कर ली। वह चाहती तो 1 साल मेरा इंतज़ार कर सकती थी। फिर मेरा वहाँ रहने का मन नहीं हुआ, इस तरफ चला आया। शुरू में तो मुझे तुम बहुत चालाक लगी। जिस दिन तुम गांव आई, एक लड़का भागा भागा मेरे पास आया और बोला, काका आपकी पत्नी आई है। मुझे बहुत ही हैरानी हुई। लगा कामनी को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, इसलिए आ गई होगी। लेकिन फिर लगा वह तो शादी कर चुकी है, वह भला क्यों आएगी। झोपड़ी में पहुंचकर तुम्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। एक अनजान खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी होने का दावा क्यों कर रही है। और जब पता चला तुम्हें नकुल ने भेजा है तो लगा तुम चालाक, महत्वाकांक्षी शहरी लड़की हो जो अपनी मंजिल पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। छवि बोली, मैं कम्मों की भाषा समझती नहीं थी। उसने पता नहीं क्या कहा और मैंने नासमझी में सिर हिला दिया। फिर तो वह रेलगाड़ी की तरह चालू हो गई। कुछ सुनने को तैयार नहीं हुई। मांग भर दी, हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहना दी। बनवारी भी इतना खुश हो गया इस बात से कि तुरंत आपका पता बता दिया। मैंने मुरारी लाल को कहा कि गलतफहमी दूर कर दें, लेकिन वह माना नहीं। मुझे लगा चलो पता मालूम हो गया है, वहाँ जाकर इस बात का कोई जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन बनवारी साथ में आ गया और वहाँ पहुंचकर ढिंढोरा ही पीट दिया। वैसे आपने मुझे देखते ही गांव वालों को बताया क्यों नहीं? मैं झूठ बोल रही हूँ। तुषार मुस्कुराते हुए बोला, झोपड़ी में जब तुम्हें देखा तो तुम सोती हुई बहुत मासूम लग रही थी। जानने की उत्सुकता हो रही थी, इतनी दूर इतना जोखिम उठाकर तुम क्या हासिल करने आई हो। बाद में गुस्सा आया, इतनी मासूमियत के पीछे इतना बड़ा झूठ। जब तुमने बताया नकुल ने भेजा है तो नफरत भी हुई। पैसों के लिए इतना गिर सकती है ये लड़की। छवि बीच में टोकते हुए बोली, पैसे मुझे चाहिए थे दादी के इलाज के लिए, इसलिए नकुल वर्मा की बेतुकी मांग पूरी करने इतनी दूर चली आई। तुषार ने खींचकर उसे बाहों में ले लिया और बोला, बहुत कम उम्र में तुमने बहुत परेशानियां देखी हैं, लेकिन किसी से इतना प्यार कर सकती हो कि उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। गुस्सा तुम पर बहुत आया और नकुल का नाम सुनकर तो खास तौर से, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारी गांव वालों के सामने हकीकत ना बता सका। सोचा 1-2 दिन में अपने आप सिर पटक कर चली जाएगी। दूसरा, सुमन के मन में मुझे लेकर भावना उमड़ने लगी थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई लड़की मेरे चक्कर में पड़े और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। जब लड़का बताने आया कि मेरी पत्नी आई है, सुमन वहीं खड़ी थी। सुनकर उसका मुंह उतर गया। मुझे लगा इस झूठ के कारण वह पीछे हट जाएगी और बिना किसी कोशिश के मैं इस स्थिति से बाहर निकल आऊँगा। तुम्हें देखा तो लगा रात की बात है, सुबह तुम्हें भगा दूँगा। फिर तो मुझे अचंभित कर रही थी। वैसे तो इतनी दूर आई और इतना घबरा जाती, बात बात पर शर्म से लाल हो जाती। मुझे अच्छा लग रहा था।
तुमसे नोक झोंक करना। छवि हाथ मारते हुए बोली, मेरी जान पर बनी थी और आपको मजाक सूझ रहा था। वह हंसते हुए बोला, तुम इतनी डरी हुई लग रही थी कि मैं एक कदम आगे बढ़ाता और तुम जोर से उछलकर छप्पर फाड़कर बाहर निकल जाती। छवि ने दोबारा उसके सीने पर हाथ मारते हुए कहा, मेरी मजबूरी पर हंसते हुए शर्म नहीं आती? तुषार उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, पहले दिन तुम्हारे बालों में अटकी पानी की बूंदें मोती जैसी लग रही थी। उस दिन तुम इतनी फ्रेश और सुंदर लग रही थी कि तुम्हारी वह छवि मेरे दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गई। बहुत कशमकश थी दिमाग में, दिल खिंचा जा रहा था तुम्हारी ओर, और दिमाग तुम्हारे उद्देश्य के कारण विश्वास नहीं कर पा रहा था। बस चाहता था जल्द से जल्द तुम चली जाओ। बाढ़ के कारण रुकना पड़ा तो एक तरफ गुस्सा भी आ रहा था और दिल को सुकून भी मिला, तुम्हारा कुछ दिन और साथ मिल जाएगा। लेकिन जब तुमने पलायनवादी कहा तो दिल को बहुत धक्का लगा। तुम्हारी नज़रों में मेरे बारे में ये विचार थे। छवि दुखी स्वर में बोली, नहीं, वह गुस्से में मुंह से निकल गया था मेरे। मैं तो कायल हो गई थी आप कितने स्ट्रांग और हार्ड वर्किंग हो। गांव वाले कितनी इज्जत करते हैं। मेरे कारण उस दिन इतना सुनना पड़ा उस औरत से आपको। मुझे सचमुच बहुत ग्लानि हो रही थी। ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में दखलंदाजी कर रही हूँ। अगर दादी के लिए पैसे नहीं चाहिए होते तो उसी समय आंधी तूफान में निकल जाती। मैं हंसते हुए बोला, रहने दो, इतना डरती हो तूफान से और निकल जाती, और जैसे मैं तुम्हें जाने देता। छवि बोली, लेकिन आप बहुत गुस्सा दिखाते थे। वह बोला, बहुत कंफ्यूज हो गया था तुम्हारे आने के बाद। एक तरफ दिल चाहता था तुम मेरे समीप रहो, दूसरी तरफ लगता तुम भी और लड़कियों की तरह पैसे को अहमियत दोगी और मेरे पास पैसे हैं नहीं, अपना काम निकलते ही चली जाओगी। छवि बनावटी गुस्से से बोली, लेकिन कई बार आप जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए गुस्सा करते थे। जब पहली बार सुमन से मिली थी, आप जानते थे वे उसी समय वहाँ आई थी, लेकिन आपने फिर भी घुराना शुरू कर दिया था। वह हंसते हुए बोला, पहले मैं गंभीर था, कोई क्यों मेरे जीवन में दखलंदाजी कर रहा है। मैं जानता था गांव वाले मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और तुम्हें उनकी भाषा भी नहीं आती, लेकिन तुम्हें छेड़ने में मुझे मज़ा आने लगा। तुम एकदम लाल हो जाती हो, कभी शर्म से तो कभी गुस्से में। छवि बोली, खैर आपने मेरी ज़िंदगी बचाई उस भालू से, आप बहुत बहादुर हैं। वह बोला, भालू को तुम्हारे पास देख मैं घबरा गया था। इतना डर मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं लगा जितना उस दिन लगा। उस दिन पहली बार महसूस हुआ तुम्हें खोने का मतलब क्या होगा मेरे लिए। मुझे कुछ नहीं सूझा, बस भालू को तुमसे दूर करना था। फिर छवि का हाथ पकड़ तुषार भावुक स्वर में बोला, उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। छवि बोली, आपने मेरी बहुत देखभाल की, मुझे दूसरा जीवन दिया, लेकिन मुझे गिल्टी फील होता था, मैं आप पर बोझ बन गई। आपका इतना काम बढ़ा दिया, आप गुस्से में भी रहते थे। तुषार बोला, गुस्सा मुझे तुम्हारे माँ बाप पर आता था। इतनी कम उम्र में तुम्हें बिना सोचे समझे ऐसे कैसे भेज दिया। फिर लगता शायद तुम प्रमोशन के लालच में जिद करके आ गई होगी, लेकिन जो भी कारण था, तुम्हें स्वस्थ करके वापस इन सब से दूर भेजना मेरा मकसद या जुनून समझ लो, हो गया था। छवि बोली, मम्मी पापा जिंदा होते तो कभी नहीं आने देते, चाचा चाची परवाह नहीं करते, वैसे मैं उन्हें बिना बताए आई थी, बस दादी के इलाज के लिए किसी भी तरह पैसा जमा करने थे। वह बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोलता रहा। छवि उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, जो हुआ उसे भूल जाइए, हमारे बीच गलतफहमी दूर हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। इससे पहले कि छवि अपना हाथ हटा पाती, तुषार ने उसकी हथेली पकड़ चूमते हुए कहा, सच विश्वास नहीं हो रहा, तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही हो। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। तुम जहाँ चाहोगी, जैसे चाहोगी वैसे रहेंगे। छवि आश्चर्य से बोली, आपको जब एनटीए के शेयर मिल रहे हैं तो आप वापस कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे? वह बोला, नहीं, मैं महानगर की भीड़ में फिर से खोना नहीं चाहता। फिर छवि की तरफ देखते हुए बोला, तुम वहाँ रहना चाहती हो क्या? वह बोली, नहीं, मुझे भी वहाँ रहने का ऐसा शौक नहीं है। वो खुश होते हुए बोला, मैं अपनी कंपनी के शेयर बेच दूंगा। सप्तगिरी में जैसा तुम्हें पसंद आ रहा था वैसा मकान हम ले लेंगे। कल उन घरों को देखकर तुम्हारे चेहरे पर जो चमक आ रही थी, सच बड़ा बेबस महसूस कर रहा था। इतने सालों से बंजारों की तरह रह रहा था, कोई खास पछतावा नहीं हुआ, लेकिन कल पहली बार लगा ऐसा एक छोटा सा घर होता
तो मैं उसमें तुम्हें रानी बनाकर रखता। छवि उत्साहित स्वर में बोली, और मैं उसके आगे बगीचा लगाऊंगी जिसमें फूल ही फूल होंगे। बहुत देर हो गई हमें बातें करते हुए। सुमित न जाने क्या सोच रहे होंगे। डिनर का भी टाइम हो गया है। दिल्ली जाने की फ़्लाइट बुक करानी है। दोनों होटल की लॉबी में पहुँचे तो सुमित वहीं सोफे पर बैठा उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। उन्हें देखते ही तुरंत खड़ा हो गया और बोला, आप दोनों ने बहुत समय ले लिया एक दूसरे को मनाने में। 10-15 मिनट और नहीं आते तो मैं दरवाज़ा पीटने वाला था। आगे क्या करना है सोचना तो पड़ेगा ना। तुषार बोला, हाँ, खाने का ऑर्डर देते हैं और डिसाइड कर लेते हैं। डाइनिंग हॉल में बैठते हुए सुमित बोला, तुषार सर, आप दिल्ली पहुंचने की बात गुप्त रखना। हो सकता है नकुल वर्मा को पता चले आप आ रहे हैं तो आप पर हमला करा दे। तुषार बोला, तुम सही कह रहे हो। मैं दिल्ली पहुंचकर पहले पुलिस से मिलता हूं और कोर्ट से अपनी बेगुनाही के पेपर और अमन की बिल निकलवाता हूं। उसके बाद ही नकुल के सामने जाऊंगा। सुमित बोला, बिल्कुल ठीक। वैसे आप कंपनी में आ जाएंगे तो कुछ हालात सुधर जाएंगे। नकुल वर्मा तो बहुत मनमानी करते हैं। तुषार बोला, मैं नकुल के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने शेयर्स और मेरा वहाँ एक मकान है, दोनों बेचकर सप्तगिरी में एक मकान ले लूँगा और यहीं रहूँगा। कुछ काम भी शुरू कर दूँगा। मैं उन गांव वालों के पास हो जाऊँगा जहाँ मैं इतने साल रहा। शहर में रहकर उनकी अधिक मदद कर पाऊँगा। उनके उत्थान और बेहतरी के लिए जो बन सकेगा करूँगा। सुमित आश्चर्य से उसका मुंह देख रहा था। वह बोला, अब तो आपके पास पैसा हो जाएगा। आप दिल्ली में अच्छा लाइफ स्टाइल बना सकते हैं, बहुत उन्नति करेंगे। फिर ये सब छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। तुषार हंसते हुए बोला, एक बार मैंने शांत तनाव रह जिंदगी जी के देख ली है। अब वापस उस अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता। सुमित ने छवि की ओर देखा और बोला, और तुम उनके साथ छोटे शहर में रहने को तैयार हो? वह मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपने आप को इस काबिल बनाना चाहती हूँ गांव वालों की तुषार जी के साथ मिलकर मदद कर सकूँ। अगले दिन शाम की प्लेन की 3 टिकट खरीद ली। फिर सुमित ने नकुल को फ़ोन किया, सर मैं छवि को लेकर वापस आ रहा हूँ। तुषार भटनागर के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। नकुल के गुस्से से बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन सुमित ने फ़ोन काट दिया। वह उन दोनों के पास कुछ देर बैठा और समझ गया इन दोनों की अपनी दुनिया है, उसमें उसकी कोई जगह नहीं है। तुषार की नज़र छवि पर से हट नहीं रही थी और छवि न जाने क्या बोले जा रही थी। उसे लगा कहीं घूमने चले जाना चाहिए। दिल्ली उतरकर छवि ने कहा, तुषार जी आप कहाँ रुकेंगे? वह बोला, आज रात को होटल में ठहर जाता हूँ। कल अपना घर भी देख लूँगा किस हालत में है और पुलिस स्टेशन भी जाऊँगा। सुमित बोला, मेरी कोई ज़रूरत हो तो याद कर लेना। और वह चला गया। तुषार छवि के साथ उसके चाचा के घर छोड़ने गया। रात के 8 बज रहे थे। दरवाज़ा खटखटाने पर चाची ने खोला। छवि को देख आश्चर्य से बोली, यह कोई टाइम है भली लड़कियों के आने का? कहाँ थी इतने दिनों से? चाचा कमरे में आते हुए बोले, अरे उसे अंदर तो आने दो, बाहर खड़े खड़े ही सवाल जवाब करती रहोगी। जब दोनों अंदर आ गए तो तुषार ने अपना परिचय दिया, मैं तुषार भटनागर हूँ। छवि को ऑफिस के काम से मुझसे मिलने इतनी दूर भेजा गया था। एनटीए कंपनी आधी मेरी है, यही संदेशा देने छवि को भेजा गया था। चाची की आंखें फैल गईं। मालदार आसामी घर आई थी। वह बोली, बेटा बैठो बैठो, खाना खाकर जाना। छवि ने तुषार को मना किया था उन दोनों के रिश्ते के बारे में बताने को। तुषार बोला, नहीं मुझे बहुत काम है, मुझे निकलना होगा। और वह एक नज़र भरपूर छवि पर डाल निकल गया। उसने छवि से पहले ही वादा लिया था कि 2-3 दिन में अपने काम निपटाकर वह छवि से मिलने आएगा। छवि को स्वागत की उम्मीद नहीं थी, बल्कि उसे लगा था जली कटी सुनने को मिलेगी। लेकिन सब कुछ उल्टा था। चाची उसके आगे पीछे घूम रही थी। बेटा तुषार कैसा लड़का है? कौन कौन है फैमिली में? हमारी मीरा के लिए कैसा रहेगा? कितने पैसे वाला होगा? छवि सुनकर चकित रह गई। फिर धीरे से बोली, चाची मैं नहीं जानती उनके बारे में और उनके परिवार के बारे में। इतना समय मेरा उन्हें ढूंढने में ही निकल गया। जैसे ही मिले हम नेक्स्ट फ्लाइट पकड़कर यहाँ आ गए। चाची बोली, यहाँ वहाँ क्या करता था? यहाँ से छोड़कर गया ही क्यों था? छवि बोली, मुझे कुछ नहीं मालूम। तभी फ़ोन बजा और चाचा ने उठाया। छवि ने कहते सुना,
हाँ, छवि सही सलामत आ गई है। तुषार भटनागर उसे छोड़ने आया था। बड़ा भला बंदा है। आखिर छवि को जिस काम से भेजा था उसने कर दिया। अब तो उसके पूरे पैसे बनते हैं। अपनी जान छुड़ाने के लिए नकुल ने छवि के चाचा से कहा था। उसने छवि को एक आदमी से मिलने भेजा है। उसकी एवज में वह अच्छी खासी रकम देगा। नकुल ने आश्चर्य से कहा, आप क्या कह रहे हैं? तुषार तो उसे मिला ही नहीं। चाचा बोला, हमसे क्या उसका भूत मिलने आया था? पैसे देने के नाम पर झूठ मत बोलो। वह होटल रैन बसेरा में ठहरा है, खुद जाकर देख लेना। छवि चाचा को इशारे करती रह गई, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन चाचा अपनी रौ में बोलते रहे। फ़ोन रखकर बोले, बड़ा निकम्मा है, पैसे देने के नाम पर झूठ बोल रहा है। छवि घबराई आवाज़ में बोली, आपने नकुल को बताकर मुसीबत खड़ी कर दी है। नकुल नहीं चाहता था तुषार यहाँ आए। उसने मुझे कहकर तो भेजा था, अगर तुषार नहीं आना चाहे तो उसे आने के लिए मनाने की कोशिश करना। नकुल ने सोचा था, अगर तुषार आने के लिए मान गया तो मैं उसे बता ही दूंगी और वह उसे रास्ते में मरवा देगा। अब उसे पता चल गया तुषार किस होटल में ठहरा है। वह उसके साथ वहाँ कुछ करवा ना दे। वह नहीं चाहता तुषार कोर्ट और पुलिस से मिले। चाची गुस्से से बोली, ज़्यादा बोलने की इनकी आदत कभी नहीं जाएगी। जब मुंह खोलते हैं सब कुछ उड़ेल देते हैं। छवि फ़ोन डायरेक्टरी में होटल रैन बसेरा का नंबर ढूंढने में लगी हुई थी। जो नंबर मिले उसने फ़ोन मिलाए तो किसी ने उठाया नहीं। उसने घबराहट में सुमित को फ़ोन किया। सुमित ने जैसे ही फ़ोन उठाया उसने उसे सारी बात बताई। फिर बोली, सुमित जी आप तुषार जी के पास चले जाइए और उन्हें सावधान कर दीजिए, कहीं नकुल कुछ ऐसी वैसी हरकत न कर बैठे। सुमित बोला, ठीक है। छवि की जान में जान आई, लेकिन उसे अभी भी तुषार की चिंता लगी थी। वह एकदम से बोली, मैं भी जाती हूँ तुषार को सावधान करने। सुमित को पता नहीं कितनी देर लग जाए पहुँचने में। चाची बोली, चाचा को भी ले जाओ, तुषार को लगना चाहिए हम कितनी फिक्र करते हैं उसकी। जब छवि और उसके चाचा तुषार के पास पहुंचे तब तक सुमित नहीं पहुंचा था। तुषार सारी बात सुनकर बोला, अरे क्यों इतना परेशान हो रहे हो, मैं सब संभाल लूँगा। वैसे नकुल खुलेआम अब दिल्ली में ऐसी वैसी कुछ हरकत नहीं करेगा। करता तो वहीं गांव में या सप्तगिरी में करता। फिर उसने पूछा, छवि खाना खा लिया क्या? छवि बोली, बस खाने ही बैठे थे कि ये सब हो गया। तुषार नहीं माना और कमरे में ही 3 लोगों का खाना मंगवा लिया। तुषार छवि से धीरे से बोला, तुम कितनी चिंता करती हो? चाची को शक नहीं हुआ? केवल पहचान नहीं, कोई और बात भी है। छवि मुस्कुराकर बोली, इस समय उनके दिमाग में आपको अपना दामाद बनाने की योजना चल रही है। अपनी बेटी मीरा से शादी करवाना चाहती हैं। तुषार बोला, और अगर मैं मान गया तो? छवि गुस्से से बोली, अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आपकी आंखें नोच लूँगी। आपको बस मुझे देखने की इजाज़त है। तुषार घबराने का नाटक करते हुए बोला, हे भगवान, तो मेरी सीधी सादी छवि अब गुस्सैल नोचने वाली छवि बन गई है। प्रेम में लोग कितना बदल जाते हैं। छवि कुछ कह पाती चाचा जी बाथरूम में से बाहर आते हुए बोले, खाने के चक्कर में बहुत देर हो जाएगी, हमें चलना चाहिए। तुषार बोला, खाना बस आता होगा, मैं चेक करता हूँ। खाना खाकर जैसे ही वे दोनों जाने लगे, नकुल ने 2 गुंडे के साथ कमरे में प्रवेश किया। छवि को देखते ही बोला, तो सुमित और तुमने मुझसे झूठ बोला, तुषार के साथ मिल गए। फिर तुषार से बोला, तुमने क्या सोचा था, 6 साल बाद आओगे और आधी कंपनी हथिया लोगे? रात दिन मेहनत मैंने की। तुषार बोला, मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, तुम्हारे भाई के कारण गया था। मैं भी बोल सकता हूँ, तुम्हारे कारण मैं जेल गया, 6 साल भटकता रहा। अब जो हुआ उसे भूल जाते हैं। नकुल बोला, ठीक है मैं भूल जाऊँगा, तुम उन पेपर पर साइन कर दो और वापस चले जाओ। तुषार बोला, मैं अपना हक क्यों छोड़ूं? नकुल बोला, तो मेरे ये दोनों साथी तुम्हारा क्या हश्र करेंगे, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। और वे दोनों गुंडे तुषार पर झपट पड़े। नकुल दरवाजे पर खड़ा था। छवि ने दौड़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन नकुल ने उसे धक्का दे दिया। चाचा तो डरकर पलंग पर चढ़कर बैठ गया और बस चिल्लाता रहा, छोड़ दो, मत मारो। तुषार अपने बचाव में उन दोनों से उलझा हुआ था। छवि ने उठकर एक गुंडे पर घूंसे बरसाने शुरू किए, लेकिन उस भीमकाय गुंडे पर छवि के घूंसों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। तभी बाहर से किसी ने चाबी से दरवाज़ा खोल अंदर प्रवेश किया।
सुमित और दो पुलिस वाले थे। पुलिस वाले ने कड़क आवाज़ में कहा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? सुमित को देख छवि बोली, बहुत देर लगा दी आपने यहाँ आने में। सुमित बोला, मुझे अपने दोस्त इंस्पेक्टर रहमान को लाने के चक्कर में देर हो गई। अब मामला यहीं सुलझ जाएगा। सारी बात सुनकर इंस्पेक्टर बोला, तुषार भटनागर के साथ हाथापाई करने और उनको जान से मारने की कोशिश में मैं नकुल और उसके दो साथियों को गिरफ्तार करता हूँ। तुषार बोला, नकुल, मामला आपसी समझौते से सुलझा ले तो बेहतर होगा। मुझे कंपनी में काम करने का मन नहीं है। तुम चाहो तो मेरे नाम जो शेयर हुए हैं उन्हें उचित दाम में खरीद लो। मैं पैसे लेकर दिल्ली छोड़कर चला जाऊंगा। नकुल तो बिना कुछ दिए कंपनी सारी अपने नाम करवाना चाहता था, लेकिन इतने लोग और पुलिस की दखलंदाजी के कारण वह मान गया। छवि अपने चाचा के साथ घर चली गई। पुलिस ने नकुल से कहा, अब तुषार को कुछ हुआ तो शक आप पर ही जाएगा, इसलिए कुछ भी बिना सोचे समझे मत करना। घर पहुंचकर चाचा तुषार की गुणगान गाते रहे, कितना बढ़िया लड़का है, कितना पैसा हो जाएगा अब उसके पास। चाची ने कई बार छवि से कहा, जैसे ही तुषार का काम खत्म हो जाए उसे खाने पर बुलाएंगे और मीरा को दिखाएंगे। तुमने उसके लिए कितना किया, उसको लिहाज मानना चाहिए। मीरा के लिए हाँ कर देना चाहिए। छवि ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रही हैं आप चाची जी, तुषार जी को एहसान मानना चाहिए। एक हफ्ते बाद तुषार घर आया और छवि की चाची से बोला, चाची जी, मेरा दिल्ली का सब काम हो गया है। मैंने अपना मकान भी बेच दिया और कंपनी के शेयर भी। सारा पैसा बैंक में पड़ा है। अब मैं सप्तगिरी जाकर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करूँगा। मैं छवि और आप सबका धन्यवाद करने आया हूँ। छवि के कारण मुझे मेरा हक मिल गया। चाची खुश होते हुए बोली, ये तो आपकी किस्मत है। अब आपको घर बसा लेना चाहिए। आपके घर में कोई नहीं है क्या? तुषार उदास स्वर में बोला, मेरे पिताजी तो बहुत पहले ही गुजर गए थे। माताजी जब मुझ पर झूठा आरोप लगा तब चल बसीं। अब मेरा कोई नहीं है। चाचा बोले, अरे बेटा, मायूस क्यों होते हो, हम हैं ना। चाची बोली, हाँ बेटा, सही बात है। आप मेरी बेटी से शादी कर लो, आपको इतना अच्छा परिवार मिल जाएगा। तुषार खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। मैंने दिल्ली आते ही कोर्ट में अर्जी डाल दी थी। आज की डेट मिली है। मैं आप सबको बुलाने आया हूँ। चाची असमंजस में बोली, इतनी जल्दी क्या है? मैं बोला, मेरी कल सुबह की फ़्लाइट की टिकट है। मैं अपनी पत्नी के साथ कल जाना चाहता हूँ। चाची धैर्य खोते हुए बोली, अभी तक तो तुमने लड़की भी देखी नहीं। मैं बोला, जो देखी है आप उससे ही शादी करवा दो। मैं आपसे छवि का हाथ मांगने आया हूँ। उससे बहुत प्रेम करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। चाची गुस्से से बोली, तो एक हफ्ते से ये नाटक चल रहा था। दोनों पहले ही रासलीला रचा चुके हैं। निकलो यहाँ से। ये लड़की कभी बाज नहीं आएगी अपनी चालाकी दिखाने से। चाची अंदर गईं और छवि का हाथ खींचते हुए बाहर ले आईं। फिर बोली, मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। निकलो यहाँ से। तुषार ने छवि का हाथ अपने हाथ में लेते हुए गुस्से से कहा, छवि से तमीज़ से बात कीजिए। वह भी आपकी बेटी है। मीरा से नहीं, इससे शादी कर रहा हूँ। बात तो एक ही है। चाचा की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, किसी से ज़बरदस्ती प्रेम नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने भाई की बेटी को स्नेह तो दे ही सकते थे। उसकी जिम्मेदारी भगवान ने आप पर डाली थी, तो थोड़ा तो प्यार दे देते। भाई का सारा पैसा भी हजम कर गए। छवि को लेकर जा रहा हूँ मैं। कोर्ट में शादी है हमारी। अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो तो आप आ जाना, वरना शादी तो हो ही जाएगी। रात को होटल में रिसेप्शन है। वहाँ भी छवि को कभी बेटी माना हो तो आ जाना। कल वह मेरे साथ सप्तगिरी चली जाएगी। उसको जब आदर और प्रेम से बुलाएंगे वह तभी आएगी, वरना उसका चेहरा आप कभी नहीं देख पाएंगे। चाचा के मन में गिलानी उठी। वह चाची के बड़बड़ाने के बावजूद कोर्ट गया और सब परिवार रात को रिसेप्शन में भी आया। रात को सबके जाने के बाद छवि एकांत कमरे में बैठी तुषार का इंतजार कर रही थी। तुषार जब कमरे में आया तो उसके करीब बैठते हुए बोला, श्रीमती छवि भटनागर, अगर आप थक गई हैं तो हम सो जाते हैं। छवि उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं, एक हफ्ते बाद अब तो आप करीब आए हैं। इस दिन का कितना बेताबी से इंतजार कर रही थी। थकना क्या? तुषार शरारत भरी आवाज़ में उसके बाल पीछे करते हुए बोला,
इस दिन को यादगार बनाने के लिए क्या करना चाहती हो? वह बोली, पहले आप प्रॉमिस करो, आप मुझे पढ़ने दोगे? वह गंभीरता से बोला, छवि मैंने पहले ही कहा था, तुम जो करना चाहती हो ज़िंदगी में करना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। तुम्हें अपना घर चाहिए था ना, जिसमें तुम हक से रह सको, वहाँ जो चाहे कर सको। छवि शर्माते हुए बोली, और आपके साथ? तुषार उसे खींचकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, मेरे तन मन और धन पर भी तुम्हारा पूरा अधिकार है, जो चाहे कर लो। छवि उसके होंठों पर होंठ रखते हुए बोलना चाह रही थी, आपका भी, लेकिन तुषार ने बेसब्री से उसको किस करना शुरू कर दिया और छवि की बात गले में अटक कर रह गई। दी एंड।